ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शर्मिला की शिफ्ट शुरू होने में वैसे तो अभी 15 मिनट का वक्त बाकी था, मगर कहीं न कहीं बार बार अपनी घड़ी की ओर देख रहे सनी को ऐसा लग रहा था कि आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही वक्त धीमा चल रहा था। वहां सनी को इस तरह कॉफी शॉप के पास टहलते हुए देखकर होटल के बाकी स्टाफ ये समझ रहा था कि शर्मिला ने बड़ी ही चालाकी से अपने बॉस को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था और अब शर्मिला को लगातार प्रमोशन की सीढ़ियां मिलने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी। वहीं सनी ने शर्मिला के कैरेक्टर को लेकर अपने मन में एक अलग ही विचार बना लिया था। शर्मिला को अपना दिल दे चुका सनी मन ही मन ये भी सोचने लगा था कि गरीबी और मजबूरी के कारण शर्मिला अपना शरीर बेचने के लिए भी मजबूर हो गई थी। सनी के चेहरे से उसका मानसिक तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। सनी ने अचानक ही रिसेप्शन की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ाए और काउंटर पर खड़े रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मुझे जरा एक बात बताओ, ये रूम नंबर 403 में कौन ठहरा है? जब सनी ने अचानक ही अपने रिसेप्शनिस्ट से ये बात पूछी तो काउंटर पर खड़ा स्टाफ मेंबर बड़ी हैरानी से सनी को देखने लगा। सनी ने आज से पहले कभी भी होटल में रुकने वाले गेस्ट के बारे में इस तरह से इंक्वायरी नहीं की थी, मगर अपने बॉस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए उस लड़के ने तुरंत अपने सिस्टम में देखा कि रूम नंबर 403 में कौन ठहरा था। कुछ ही सेकेंड में उस लड़के ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने के बाद सनी से कहा, सर, कोई मिस्टर रंजीत चौधरी ठहरे हुए हैं रूम नंबर 403 में। ये बात सुनने के बाद सनी ने अपनी आवाज तेज करते हुए उस लड़के से पूछा, मुझे बताओ उसकी सारी डिटेल्स, कितने साल का है, कहाँ से आया है, यहाँ क्यों आया है, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। सनी की बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान होते हुए उस लड़के ने फिर से अपने सिस्टम में देखकर सनी से कहा, सर, वैसे पर्पस ऑफ विजिट तो नहीं पता, मगर ये आदमी दिल्ली से आया है और इसकी बुकिंग में एक बड़ी अजीब बात है सर, इसकी बुकिंग इसके खुद के क्रेडिट कार्ड से नहीं हुई है, किसी और ने इसके नाम की बुकिंग करवाई है। अपने स्टाफ मेंबर की बात सुनते हुए सनी हैरान हो गया। सनी ने फिर से रिसेप्शन के उस पार से कंप्यूटर स्क्रीन की ओर झांकते हुए अपने स्टाफ मेंबर से पूछा, अच्छा, मुझे बताओ किसने करवाई है इसकी बुकिंग? जो लड़का सनी के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था उसके बगल में खड़ी एक लेडी मैनेजर भी सनी की ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान थी। अपने सिस्टम में अच्छी तरह से सर्च करने के बाद उस लड़के ने सनी की बात का जवाब देते हुए कहा, सर, ये बुकिंग तो मिस्टर योगराज के नाम से की गई है और सर, योगराज तो वही पॉलिटिशियन है जो पिछले कुछ दिनों में अपने पॉलिटिकल पार्टी से काफी ज्यादा हलचल करने की कोशिश कर रहा है। सर, माना जाता है कि आने वाले इलेक्शन में युवराज की जीत पक्की है। सामने खड़े सनी की न तो युवराज में कोई दिलचस्पी थी और न ही उसे आने वाली इलेक्शन के रिजल्ट की चिंता थी। सनी बस यही जानना चाहता था कि रूम नंबर 403 में ठहरे हुए गेस्ट के साथ शर्मिला का क्या रिश्ता था। क्या सनी मन ही मन शर्मिला के बारे में जो कुछ भी सोच रहा था वो सच था या कोई और कारण था जिसकी वजह से शर्मिला ने रूम नंबर 403 में रंजीत नाम के एक क्लाइंट के साथ आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजारा था। सनी के स्टाफ के लोग सनी के इस बर्ताव से बिल्कुल अनजान थे। तभी रिसेप्शन पर खड़े लड़के ने सनी की ओर देखकर कहा, सर, मैं समझ गया कि आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। सनी काफी हैरानी से अपने जूनियर मैनेजर की ओर देखने लगा। उस लड़के ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, कहीं आप वही तो नहीं सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। सनी और आसपास खड़े लोगों की परेशानी और हैरानी बढ़ती जा रही थी। तभी उस लड़के ने यहाँ वहाँ देखकर बिल्कुल धीमी आवाज में सनी और अपने साथियों से कहा, सर, युवराज के सामने अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो वो आदमी किसी और पार्टी से नहीं है, बल्कि उसे अपनी ही उतनी ही पार्टी के मिस्टर सागर सन्याल से प्रॉब्लम है। आने वाले इलेक्शन में युवराज हमेशा के लिए पार्टी की कमान अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है और अब लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सागर के पिता कुछ वक्त में पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी सीट और उनकी बागडोर उनके बेटे सागर के हवाले कर दी जाएगी, मगर पार्टी की बागडोर युवराज अपने हाथ में रखना चाहता है। ये बात तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं।
सनी समझ नहीं पा रहा था कि वो जूनियर मैनेजर उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर से आसपास देखने के बाद बड़ी ही धीमी आवाज में उस जूनियर मैनेजर ने सनी से कहा, सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगराज ने अपना ही कोई आदमी यहाँ सागर को अपने रास्ते से हटाने के लिए भेजा हो। उस जूनियर मैनेजर की ये बात सुनकर आसपास खड़े सभी साथी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सनी के चेहरे पर इस वक्त उसकी उदासी साफ नजर आ रही थी, मगर जूनियर मैनेजर की बात सुनकर सनी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। जूनियर मैनेजर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों से कहा, हो सकता है कि हमारे होटल में एक पॉलिटिकल मर्डर प्लान किया जा रहा हो। उस लड़के की ये बात सुनकर आसपास खड़े उसके साथी काफी घबराए हुए नजर आने लगे। अपने साथी की बात सुनकर उसके पास खड़ी एक लड़की ने भी सनी की ओर देखकर कहा, हाँ सर, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये जो आदमी है ना, मिस्टर रंजीत, इसकी चेकिंग मैंने ही करवाई थी, मगर जब मैं उनसे बात कर रही थी तभी मुझे वो आदमी काफी अजीब लगा। वो अजीब तरह की भाषा बोलता है। वैसे तो उसने कपड़े महंगे पहन रखे थे, मगर उसकी बातों से और उसकी हरकतों से कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि आदमी कोई सोफिस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। वैसे तो हमारे होटल में आने वाले गेस्ट को हम ऊंच नीच के तराजू में नहीं तौलते, मगर सर, उस आदमी को देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। काफी अजीब ढंग से बात करता था वो। और सर, आपको एक बात बताऊं, जब मैं उस आदमी की चेकिंग कर रही थी और उसके सारे डॉक्यूमेंट सिस्टम में फीड कर रही थी, तब मैंने उसे नोटिस किया था। वो बार बार मेरी बगल में कंप्यूटर पर काम कर रही शर्मिला को तिरछी नजर से देख रहा था। मुझे ऐसा भी लगा कि वो शायद किसी तरह का कोई इशारा करने की कोशिश कर रहा था शर्मिला को। उस लड़के की ये बात सुनकर सनी हैरान रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस लड़की ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर, हम होटल में काम कर रही लड़कियों को आए दिन इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। हमारे होटल में तरह तरह के गेस्ट आते हैं। कौन सा गेस्ट कौन सी भावना से हमारे साथ बात करता है, ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर वो आदमी जिस तरह से बात कर रहा था और जिस तरह से शर्मिला को देख रहा था, वो काफी अजीब लग रहा था मुझे। उस लड़के की बात सुनने के बाद सनी के मन में तरह तरह के ख्याल उठने लगे थे। ऐसा लग रहा था सनी को कि जैसे उसके आसपास की दुनिया गोल गोल घूमने लगी थी। तभी अचानक सनी को चक्कर सा महसूस हुआ और सनी ने अपना बैलेंस खो दिया। मगर तभी रिसेप्शन पर खड़े जूनियर मैनेजर ने सनी का हाथ पकड़ लिया। सनी ने अपना होश संभालते हुए अपने हाथ हवा में लहराते हुए अपने सामने खड़े साथियों से कहा, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट। सनी की ऐसी हालत देखकर जूनियर मैनेजर को लगा कि शायद सनी को इस बात की चिंता थी कि उसके ही होटल में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मर्डर प्लान किया जा रहा था, और उसी बात को सुनकर शायद सनी को चक्कर आने लगे थे। अपने बॉस की परेशानी समझते हुए उस जूनियर मैनेजर ने फिर से धीमी आवाज में सनी से कहा, सर, आपको क्या लगता है हमें पुलिस को अलर्ट कर देना चाहिए? वो क्या है ना कि इस वक्त हमारे होटल में देश विदेश के कई वीवीआईपी गेस्ट मौजूद हैं, और फिर रोहित सर का परिवार भी यहीं पर है। हमें किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहिए। सनी नहीं जानता था कि वो जूनियर मैनेजर जो कुछ भी कह रहा था उस बात में कितनी सच्चाई थी, मगर इस वक्त सनी के दिमाग में न तो युवराज की और न ही पॉलिटिकल मर्डर की कोई बात भी चल रही थी। सनी को सिर्फ और सिर्फ शर्मिला की मजबूरी नजर आ रही थी, और वो किसी भी तरह से शर्मिला को अपनी मजबूरी से बाहर निकालना चाहता था। मगर साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि जूनियर मैनेजर जो कुछ भी कह रहा था, अगर उसमें जरा से भी सच्चाई हुई तो आने वाले दिनों में होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने वाला था। इसलिए सनी ने भी अपने जूनियर मैनेजर को धीमी आवाज में कहा, नहीं, अभी किसी भी तरह का कोई कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार भैया के साथ इस बारे में बात करूंगा, उसके बाद भैया जो कहेंगे हम वही करेंगे। सामने खड़े सभी स्टाफ मेंबर्स को भी सनी की ये बात बिल्कुल ठीक लगी। वो लोग नहीं चाहते थे कि खामोखा उनके होटल की किसी भी तरह की बदनामी हो, और ये भी हो सकता था कि जूनियर मैनेजर जो कुछ भी सोच रहा था वो सब कुछ सिर्फ उसके मन का वहम हो। ऐसे हालत में अगर बिना किसी सबूत के उन्होंने किसी भी तरह का कदम उठाने की कोशिश की तो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की काफी बदनामी भी हो सकती थी। भले ही जूनियर मैनेजर और उसके साथियों के मन में अभी भी डाउट था कि वो लोग जो सोच रहे थे वो सही था या नहीं, मगर सनी के मन का वहम अब यकीन में बदलता जा रहा था।
सनी को अब यकीन होता चला जा रहा था कि पैसों की मजबूरी के चलते शर्मिला एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी थी जो उसके चरित्र को और उसकी जिंदगी को दागदार कर सकता था, और सनी किसी भी हालत में शर्मिला को उस दलदल से बाहर निकालना चाहता था। जब सनी अपने मन ही मन ये सब कुछ सोच ही रहा था, तब सनी ने देखा कि मेन डोर के रास्ते से शर्मिला होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में दाखिल हुई। शर्मिला ने होटल का यूनिफॉर्म पहन रखा था। ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक सैंडल भी शर्मिला काफी ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। शर्मिला के लंबे बाल, गहरी आंखें देखकर सनी का दिल पिघलने लगा। रोज के मुकाबले आज शर्मिला के चेहरे पर काफी ज्यादा मुस्कान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शर्मिला कुछ देर के लिए अपनी जिंदगी से जुड़ी मजबूरियां भूल चुकी थी। सनी ने पिछली रात ही देखा था कि शर्मिला ने एक बहुत बड़ी नोटों की गड्डी अपने कबर्ड में रखी थी, और जिस इंसान को पैसों की सख्त जरूरत हो, अचानक उसे अगर इतनी मोटी रकम मिल जाए तो कुछ देर के लिए वो राहत जरूर महसूस करता है। और सनी को इस वक्त शर्मिला के चेहरे पर वही राहत दिखाई दे रही थी, मगर शर्मिला के चेहरे पर दिखाई देने वाली वो राहत और वो मुस्कुराहट सनी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। होटल के स्टाफ के साथ बात कर रहा सनी अचानक ही शर्मिला को देखकर रिसेप्शन से तेजी से आगे चला। सनी को इस तरह अचानक ही रिसेप्शन से मुड़कर मेन एंट्रेंस की तरफ जाते हुए देखकर सभी स्टाफ मेंबर्स हैरान हो गए, मगर तभी जूनियर मैनेजर के बगल में खड़ी लड़की की नजर शर्मिला पर पड़ी। शर्मिला की और सनी को जाते हुए देखकर उसने अपने आसपास खड़े अपने साथियों से कहा, अरे ये सर तो कमाल हैं, यहाँ हमारे होटल पर हमला होने के चांसेस नजर आ रहे हैं और वहाँ सर को सिर्फ शर्मिला की एंट्री ही दिखाई देती है। पता नहीं क्या जादू कर दिया है शर्मिला ने सनी सर पर। इतने दिनों से हम सनी सर के साथ काम कर रहे हैं, मगर उनका इस तरह का बर्ताव पहले कभी नहीं देखा। तभी एक साथी स्टाफ मेंबर लड़की ने अपने दोस्त की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वो तो शर्मिला लड़की है, तुम क्यों उससे जल रही हो? करने दो उसे एंजॉय, मिल जाने दो प्रमोशन। कुछ लड़कियां इस तरह से भी प्रमोशन लेना अच्छी तरह से जानती है। उस लड़की की बात सुनकर आसपास खड़े सभी लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के रिसेप्शन की ओर मुस्कुराते हुए चली आ रही शर्मिला के सामने अचानक सनी आकर खड़ा हो गया। सनी की आंखें लाल हो चुकी थी, जिससे पता चल रहा था कि सनी काफी घंटों से सोया नहीं था। सनी ने बड़ी धीमी दबी हुई और सख्त आवाज में शर्मिला से कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर आई इस मुस्कान का राज जानता हूँ। सनी की बात सुनकर शर्मिला हैरान रह गई। ये बात सच थी कि आज रोज के मुकाबले शर्मिला के चेहरे पर ज्यादा मुस्कुराहट नजर आ रही थी, मगर मन ही मन शर्मिला को अपने भाई के इलाज की उम्मीदें और भी ज्यादा गहरी होती हुई नजर आ रही थी। माँ साहब ने रंजीत के जरिए जो पैसे भिजवाए थे, उन पैसों से शर्मिला को काफी मदद मिलने वाली थी अपने भाई की देखरेख करने में। वैसे तो शर्मिला के भाई का इलाज करना समुद्र को एक छोटे से गिलास में कैद करने जितना मुश्किल था, मगर अपने भाई के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण शर्मिला के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए काफी थी। अपने मन में कुछ अलग ही विचार लिए होटल में आई शर्मिला ने जब सनी की बात सुनी तो वह हैरान होकर सनी की ओर देखने लगी। शर्मिला के चेहरे पर मुस्कुराहट थोड़ी कम हो गई। शर्मिला ने धीमी और दबी हुई आवाज में सनी से कहा, सर आप कहना क्या चाहते हैं? सनी की आंखों में काफी जुनून नजर आ रहा था। धीरे धीरे सनी के चेहरे पर गुस्सा भी साफ नजर आने लगा था। सनी ने शर्मिला की आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो शर्मिला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम पर क्या गुजरी है और तुम इस वक्त भी अपनी निजी जिंदगी में किस तरह से जूझ रही हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम। सनी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे शर्मिला से क्या कहे। शर्मिला के चेहरे पर भी काफी कंफ्यूजन नजर आ रहा था। शर्मिला ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि होटल में काम कर रहे ज्यादातर स्टाफ मेंबर्स सनी और शर्मिला को देख रहे थे। शर्मिला भी अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पीठ पीछे लोग किस तरह की बातें किया करते थे। सनी के इस तरह के बिहेवियर को देखकर शर्मिला काफी ज्यादा ऑकवर्ड महसूस करने लगी थी, मगर शर्मिला होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉय थी, जबकि सनी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मालिक का भाई था। शर्मिला ने अपनी नजरें झुकाते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए सनी से कहा, देखिए सर, सब लोग देख रहे हैं। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, मगर अगर लोगों ने हमें इस तरह से बात करते हुए देख लिया तो पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अभी शर्मिला की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सनी ने शर्मिला की बात बीच में काटते हुए कहा, लोग क्या कहते हैं इस बात की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? रोज के मुकाबले आज सनी काफी ज्यादा तीखी बातें कर रहा था। शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक 2 दिनों से सनी को क्या हो गया था। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि सनी मन ही मन उससे प्यार करता था, मगर कुछ दिनों पहले तक हंसता खिलता सनी अचानक ही पूरी तरह से बदल गया था। सनी की आंखों में काफी ज्यादा जुनून नजर आने लगा था। शर्मिला को सनी की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए सनी के बगल से जाने की कोशिश करते हुए शर्मिला ने कहा, एक्सक्यूज मी सर, मेरी शिफ्ट का टाइम हो गया है, मुझे जाना होगा। शर्मिला ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, सनी ने शर्मिला का रास्ता रोक लिया और कहा, कौन सी शिफ्ट का टाइम हो गया है शर्मिला? जरा मुझे भी तो बताओ, मुझे भी तो पता चले कि आजकल तुम कौन सी ड्यूटी निभा रही हो। शर्मिला फिर से हैरानी से सनी की ओर देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सनी क्या कह रहा था। सनी की बात का जवाब देते हुए शर्मिला ने कहा, सर, मैं आप ही की नौकरी करती हूँ, फिर आप मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सनी की आंखों में जुनून बढ़ता जा रहा था। सनी ने तेज सांस लेते हुए शर्मिला से कहा, देखो शर्मिला, एक ही शिफ्ट में डबल शिफ्ट काम करना हमारे होटल में सख्त मना है। सनी की बातें शर्मिला के लिए काफी ज्यादा उलझती जा रही थी। शर्मिला भी कहीं न कहीं समझने की कोशिश कर रही थी कि सनी क्या कहना चाहता था, मगर आज शर्मिला के लिए सनी का बिहेवियर काफी ज्यादा अजीब था। शर्मिला को एक बार के लिए एक बात का भी शक हुआ कि कहीं सनी ने शराब तो नहीं पी रखी थी। सनी की हालत देखकर इस बात का शक होना काफी आसान था, मगर सनी शर्मिला के बेहद करीब था और बेहद करीब होकर शर्मिला के साथ बातें कर रहा था, मगर सनी के मुंह से शराब की बदबू नहीं आ रही थी। सनी के बगल से रास्ता बनाकर जब शर्मिला ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर से सनी ने उसका रास्ता रोक लिया। अब शर्मिला को भी सनी के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा इरिटेशन होने लगी थी। शर्मिला जानती थी कि सनी उसका बॉस था, मगर सनी का ये बर्ताव अब शर्मिला की बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अपनी नरम और पोलाइट आवाज में थोड़ी सी सख्ती लाते हुए शर्मिला ने कहा, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है। शर्मिला की बात सुनते ही सनी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, क्या हुआ, फिर से कोई क्लाइंट तुमसे मिलने के लिए बेसब्र हो रहा है क्या? सनी की ये बात सुनकर शर्मिला चौंक गई। शर्मिला हैरान होकर बड़ी बड़ी आंखों से सनी को देखने लगी। सनी और शर्मिला को बात करते हुए काफी वक्त बीत गया था और आसपास काफी लोगों की चहल पहल थी, मगर शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि गेस्ट को सर्व करते वक्त भी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के वेटर और मैनेजर सभी की नजरें शर्मिला और सनी पर टिकी हुई थी। शर्मिला इस बात को लेकर काफी शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी। अब तक शर्मिला ये जान चुकी थी कि उसके साथी उसके बारे में किस तरह की बातें किया करते थे। वैसे तो शर्मिला को इन सारी बातों की आदत पड़ चुकी थी, मगर कहीं न कहीं अब ये सारी बातें शर्मिला के कैरेक्टर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस बनती जा रही थी। और आज सनी ने भी शर्मिला को एक बेहद घिनौनी बात कही थी, जिसे सुनकर शर्मिला दंग रह गई थी। शर्मिला अपनी आवाज ऊंची करना चाहती थी, मगर उसकी मजबूरी थी कि वो सनी की ऐसी गिरी हुई बात का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में खड़ी थी और सनी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का चीफ मैनेजर होने के साथ साथ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मालिक का भाई था। शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि ये नौकरी उसके लिए क्या मायने रखती थी और इसीलिए अपने मन में बेहद गुस्सा होने के बावजूद शर्मिला ने चुप रहना ही बेहतर समझा। मगर शर्मिला की चुप्पी को उसकी हामी समझते हुए सनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो शर्मिला, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें पैसों की कितनी जरूरत है, मगर तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी ही भैया से बात की थी तुम्हारे प्रमोशन के बारे में। तनख्वाह के अलावा भी मैं तुम्हें पर्सनल लोन भी दे सकता हूँ। मैं तुमसे ये सारी बातें पहले भी कह चुका हूँ। देखो शर्मिला, मैं पहले से ही तुमसे अपने दिल की फीलिंग्स शेयर कर चुका हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हें इस तरह जिल्लत के दलदल में गिरते हुए नहीं देख सकता। मैं सच्चे दिल से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस तुम ये सारे काम छोड़ दो। पैसों के लिए तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिला ने जैसे ही सनी की ये सारी बातें सुनी, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। शर्मिला के माथे से धीरे धीरे ठंडा पसीना बहने लगा था। शर्मिला मन ही मन ये सोच सोचकर घबरा रही थी कि कहीं सनी को इस बात का एहसास तो नहीं हो गया था कि शर्मिला माँ साहब के लिए काम करती थी।
शर्मिला ये भी जानती थी कि अगर किसी को भी बाहर की दुनिया में ये पता चलता है कि माँ साहब के गिरोह में काम करने वाली कोई भी लड़की या औरत माँ साहब के गिरोह के लिए काम करती थी, तो उसका एक ही अंजाम होना था और वो थी मौत। माँ साहब ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे थे सभी औरतों को कि अगर बाहर किसी मिशन पर काम करते वक्त वो पकड़े जाते हैं तो उस लड़की या उस औरत को तुरंत अपने मुंह पर एसिड डालकर अपनी जान दे देनी होगी, ताकि किसी भी कीमत पर कानून के हाथ माँ साहब और उसके गिरोह पर न पड़ सके। सनी और शर्मिला के बीच कुछ टेंशन चल रही थी। ये बात धीरे धीरे आसपास खड़े लोग भी महसूस करने लगे थे और अब तो न सिर्फ स्टाफ मेंबर्स, धीरे धीरे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में वक्त गुजारने आए गेस्ट भी सनी और शर्मिला को ध्यान से देखने लगे थे। एक कपल के बीच अचानक झगड़ा हो जाना, ये सारी बातें काफी आम थी और लोग ऐसे बातों में काफी यूज्ड टू हो चुके थे। मगर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में काम कर रहे सारे एम्प्लॉयज ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि सनी और शर्मिला के बीच में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता नहीं था, बल्कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय का रिश्ता था। हालांकि धीरे धीरे इस रिश्ते पर दाग जरूर लगने वाला था, मगर आज इस तरह अचानक ही सनी को शर्मिला के साथ इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर होटल का स्टाफ भी काफी ज्यादा चौंक गया था। सनी और शर्मिला के बीच हो रही बातों को देखकर उन्हें अब अंदाजा हो चुका था कि बात कुछ सीरियस थी। जब आसपास खड़े होटल के स्टाफ आपस में सनी और शर्मिला की बातें करने लगे, तब अचानक मेन डोर से अनिका और रोहित की एंट्री हुई। अनिका के चेहरे पर अभी भी गुस्सा नजर आ रहा था। अनिका ने मन ही मन ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में कुसुम को इंसाफ दिलाकर रहेगी। वहीं रोहित काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। मगर जब रोहित और अनिका होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के मेन गेट से दाखिल हुए, तब उन्होंने देखा कि लॉबी में सनी और शर्मिला के बीच कोई कहा सुनी जैसा माहौल बना हुआ था और आसपास खड़े एम्प्लॉयर्स भी सनी और शर्मिला की ओर बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे। मगर जैसे ही काम करने वाले लोगों ने रोहित को अंदर आते हुए देखा, सभी लोगों ने सनी और शर्मिला से अपनी नजरें हटाई और अपने अपने काम पर ध्यान देने लगे। अनिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी और अनिका की नजर सनी और शर्मिला पर नहीं थी। अनिका सीधे होटल लॉबी से होते हुए एलिवेटर की ओर चली गई, मगर तभी रोहित ने अपने बढ़ते हुए कदम अचानक रोक लिए और सनी और शर्मिला को देखने लगा। सनी और शर्मिला की नजरें अभी रोहित पर नहीं पड़ी। सनी ने जो बात कही थी उससे शर्मिला काफी हर्ट हो चुकी थी, मगर वो जैसे ही आने जाने की कोशिश करती, सनी उसका रास्ता रोक लेता। इस बार शर्मिला ने अपनी आवाज में ज्यादा सख्ती लाते हुए सनी से कहा, देखिए सर, मुझे लगता है कि आप मेंटली इस वक्त काफी डिस्टर्ब हैं। मुझे आपके साथ इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और सर प्लीज, आप इस तरह मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। सनी के चेहरे पर अब बौखलाहट साफ साफ नजर आ रही थी। सनी के चेहरे पर अब गुस्सा साफ नजर आ रहा था और उसकी आंखों में जुनून। सनी ने बड़ी बड़ी लाल आंखों से शर्मिला की आंखों में आंखें डालकर कहा, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो लोग दिन रात रिलेशनशिप को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वो लोग प्यार के नाम से ही बौखला जाते हैं। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत ने ही इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, मगर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पर चलते चलते तुम्हें इस सफर में मजा आने लगा है। जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हारे भाई के इलाज के लिए, वो सारे के सारे पैसे मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसका बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो फिर तुम धंधा करना क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे ही शर्मिला ने सनी की ये बात सुनी, एक ही झटके में शर्मिला को पता भी नहीं चला कि कब उसका हाथ उसके काबू से बाहर हो गया और उसका हाथ सनी के गालों पर जा पड़ा। पूरे पैराडाइज होटल की लॉबी में सनी के गाल पर पड़े थप्पड़ की गूंज सुनाई देने लगी। आसपास खड़े सभी लोग हैरान होकर सनी और शर्मिला को देखने लगे। शर्मिला ने जैसे ही सनी के गाल पर थप्पड़ मारा, रोहित भी हैरान होकर सनी और शर्मिला को देखने लगा। कुछ ही महीनों पहले होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में ज्वाइन हुई एक लड़की ने होटल के मालिक के भाई को चाटा मार दिया था। ये कोई आम बात नहीं थी। रोहित बुरी तरह से इस चीज को देखकर हैरान हो गया था। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगे थे। रोहित ने पहले तो सनी की ओर देखा, पर सनी के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। एक पल के लिए रोहित को लगा कि उसे बीच में कुछ कहना चाहिए,
मगर कुछ सोचकर रोहित चुप ही रहा। उसने मन ही मन यही सोचा कि इस वक्त उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। सनी कोई छोटा या नादान बच्चा नहीं है, उसे हर एक चीज की समझ है। वो इस परिस्थिति को अच्छे से संभाल सकता है। हाँ, अगर बात ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर रोहित बीच में आएगा। हालांकि सनी और शर्मिला के बीच में क्या बातें चल रही थी, ये बात कोई नहीं सुन पा रहा था, मगर थप्पड़ की गूंज सभी ने सुनी थी। शर्मिला की आंखों में न तो शर्म नजर आ रही थी और न ही उसे अपने किए पर पछतावा नजर आ रहा था। वो बेखौफ सनी की ओर देखे जा रही थी। शर्मिला को देखकर लग रहा था मानो उसे नौकरी जाने का भी डर नहीं था। इस वक्त शर्मिला पहले वाली शर्मिला नजर नहीं आ रही थी, जो बात बात पर सनी को सर कहती थी और हर काम को सनी से पूछकर करती थी। शर्मिला जानती थी कि उसने जो हरकत की थी उसकी वजह से उसकी नौकरी भी जा सकती थी, मगर शर्मिला के लिए सनी का बर्ताव अब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। जब अचानक शर्मिला को इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि उसने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में सबके सामने सनी को थप्पड़ जड़ दिया था, तब अचानक वो अपने आसपास खड़े लोगों को देखने लगी। सभी की नजरें शर्मिला पर टिकी हुई थी। आसपास कई चेहरे नजर आ रहे थे। कहीं न कहीं शर्मिला की आंखों में एक बेबाकी नजर आ रही थी। वो मन ही मन मान बैठी थी कि अगर कोई उससे सवाल करेगा या कुछ पूछेगा तो वो अच्छे से जवाब दे देगी। मगर जब शर्मिला की नजरें रोहित के चेहरे पर पड़ी, तब शर्मिला को अचानक ही जैसे होश आया। रोहित की आंखों में जैसे ही शर्मिला ने देखा, वो कांप उठी। उसे अचानक से आसपास के माहौल से डर लगने लगा। शर्मिला खुद को कहीं न कहीं समझाने की कोशिश करने लगी। उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित की नजरों का सामना कैसे करे। शर्मिला यही सोचने लगी कि अब वो रोहित को क्या जवाब देगी। रोहित जहां शर्मिला को देख रहा था, वहीं शर्मिला अब अंदर ही अंदर बेचैन नजर आने लगी थी। शर्मिला के सामने सनी बस सर झुकाकर खड़ा था। शर्मिला को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो मन में सोचने लगी कि क्या उसे सनी से कोई बात करनी चाहिए या फिर चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। शर्मिला के लिए फैसला कर पाना अब मुश्किल हो रहा था। उसके सामने दो रास्ते नजर आ रहे थे, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस रास्ते पर जाना चाहिए। शर्मिला करीब 5 मिनट तक अपनी जगह पर खड़ी रही। 5 मिनट के बाद उसने मन में कुछ सोचा और फिर एक फैसला किया। शर्मिला अपनी नजरें झुकाकर अपने कदम पीछे लेकर वापस होटल से बाहर जाने लगी। उसे वहां से बाहर जाना ही ठीक लगा। वहां लिफ्ट के पास खड़ी अनिका ने भी सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। हालांकि अनिका की याददाश्त चली गई थी, इसलिए अनिका को इस वक्त ये भी नहीं पता था कि सनी किस तरह का लड़का था। मगर अनिका इस वक्त जिस स्थिति से गुजर रही थी और अपने नजरों के सामने जो कुछ भी होते हुए देखा था, अनिका के मुताबिक शायद सनी ही शर्मिला पर किसी तरह की जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से शर्मिला ने हिम्मत करके सबके सामने सनी को तमाचा जड़ दिया था। अनिका फिलहाल अपने मन में यही सोच रही थी और उसे शर्मिला सही लग रही थी। अनिका अंदर से खुश थी कि कम से कम शर्मिला ने अपने लिए कोई एक्शन तो लिया था। वहीं रोहित भी अपनी जगह पर चुपचाप खड़ा होकर कभी सनी को देख रहा था तो कभी बाहर जाती हुई शर्मिला की तरफ। इसी बीच रोहित धीरे कदमों से चलते हुए सनी के पास पहुंचा। उसे यही सही वक्त लगा था सनी से बात करने का। रोहित बड़े ही ध्यान से सनी को देख रहा था। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सनी पूरी तरह से अपना होश खो बैठा था। उसे अंदर से बहुत ही बुरा लगा था। सनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी शर्मिला थप्पड़ जड़ देगी, वो भी इस तरह सबके सामने। शर्मिला के थप्पड़ ने सनी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वो ना तो कुछ सोच पा रहा था और न ही वहां से जा पा रहा था। जब सनी ने अचानक रोहित को अपने सामने खड़ा देखा तो सनी ने अपने आप को संभालते हुए रोहित से कहा, अरे आप आ गए भैया। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में आए आसपास खड़े गेस्ट भी बड़े ही ध्यान से रोहित और सनी को देख रहे थे। रोहित को वहां आता हुआ देखकर सारा का सारा स्टाफ फिर से अपने काम पर लग गया था। सारे लोग जो इतने वक्त से अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर सनी को देखे जा रहे थे और धीमी आवाज में सनी और शर्मिला के बारे में बात कर रहे थे, वो अपने अपने काम पर लग गए थे। उनको डर था कि कहीं रोहित उनकी क्लास न लगा दे। सारे लोग अपना अपना काम करने में लग गए थे, मगर कॉफी शॉप में टेबल पर बैठे गेस्ट और आसपास वेटिंग एरिया में बैठे गेस्ट बड़े ही ध्यान से रोहित और सनी को देख रहे थे। रोहित के लिए सिचुएशन काफी एम्ब्रेसिंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कहां से शुरू करे। वहीं सनी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब देता, और रोहित भी अच्छी तरह से जानता था कि ये जगह सही नहीं थी,
सनी से सवाल जवाब करने के लिए। रोहित ने तुरंत कसकर सनी का हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर एलिवेटर के पास ले गया, जहां अनिका पहले से मौजूद थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की लॉबी में काम कर रहे स्टाफ वैसे तो अपने काम करने में बिजी हो गए थे, मगर वो सभी मैनेजर से लेकर जूनियर्स और स्टाफ के बाकी लोग चोरी छुपे ही सही मगर रोहित और सनी पर अपना ध्यान बनाए हुए थे। कहीं न कहीं वो जानना चाहते थे कि रोहित इस बात पर क्या रिएक्ट करेगा और वो सनी को क्या कहेगा। रोहित ये अच्छी तरह से जानता था कि आसपास खड़े सभी लोगों की नजर रोहित और उसके भाई सनी पर थी। जब एलिवेटर का दरवाजा खुला तो प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए स्पेशल अलॉट की हुई एलिवेटर में रोहित, अनिका और सनी के साथ दाखिल हो गया। रोहित ने अभी भी सनी का हाथ पकड़ रखा था। रोहित को बाहर से देखकर लग रहा था कि वो एकदम शांत है, पर अंदर ही अंदर रोहित के मन में तूफान उठा हुआ था। कई सवाल थे जो सनी से वो पूछना चाह रहा था। एलिवेटर का दरवाजा जब दोबारा बंद हुआ तो लिफ्ट अपने आप प्रेसिडेंशियल स्वीट के लिए ऊपर जाने लगी। लिफ्ट शुरू होने के बाद रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सनी से कहा, सनी, क्या तमाशा चल रहा है? ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? जो रोहित अब तक एकदम शांत नजर आ रहा था वो अचानक से चिल्ला उठा। रोहित की तेज आवाज सुनकर एक पल के लिए सनी चौंक गया। अगर नॉर्मल सिचुएशन में रोहित ने इस तरह से सनी से बात की होती तो सनी के हाथ पांव ठंडे पड़ चुके होते। सनी को अपने माँ बाप से भी इतना डर नहीं लगता था जितना रोहित के गुस्से से लगता था, मगर आज की सिचुएशन कुछ अलग ही थी। सनी का दिल बहुत भारी हो चुका था। सनी ने मन ही मन ये तय कर लिया था कि शर्मिला मजबूरी में पैसों के लिए अपना शरीर बेचती थी और जिस शर्मिला से वो प्यार करता था, जिस शर्मिला के साथ शादी करने के वो सपने देख चुका था, उसे वो ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता था। सनी शर्मिला को एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी देना चाहता था। सनी ये बात डायरेक्टली रोहित से शेयर भी नहीं कर सकता था, मगर अब सनी ने तय कर लिया था कि वो किसी भी हालत में शर्मिला को ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से निकाल कर रहेगा। दोबारा अपनी आवाज ऊंची करके सनी को कुछ पूछता, सनी ने सीधे ही रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, भैया, मुझे भी 16 पावर ड्रग चाहिए। इतना कहकर सनी चुप हो गया, पर उसने ये बात इतनी जल्दी में कही थी कि रोहित को ठीक से सुनाई नहीं दिया। रोहित के चेहरे पर हैरानी वाले भाव देखकर सनी ने दोबारा कहा, भैया, मैंने कहा कि मुझे भी 16 पावर चाहिए। सनी की बात सुनने के बाद रोहित बिल्कुल शॉक हो गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो सनी की बात का क्या जवाब देता, क्योंकि अनिका रोहित के बिल्कुल पास खड़ी थी। अनिका भी सनी की बात सुनकर काफी हैरान होकर रोहित की ओर देखने लगी। अनिका नहीं जानती थी कि सनी किस बारे में बात कर रहा था, मगर सनी ने जिस V16 पावर ड्रग का नाम लिया था, V16 पावर ड्रग का नाम सुनकर रोहित के चेहरे का रंग बदल गया था। रोहित को इस तरह परेशान होता हुआ देखकर अनिका समझ गई थी कि जरूर सनी ने रोहित से कोई ऐसी चीज की डिमांड कर रहा था जो चीज बेहद खतरनाक चीज थी और जिसका नाम सुनते ही रोहित के होश उड़ गए थे। रोहित सनी की बात सुनने के बाद कुछ देर तक खामोश रहा। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के सामने किस तरह सनी से बात करे। रोहित की ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सनी को V16 पावर ड्रग से क्या काम था और उसे V16 पावर ड्रग के बारे में क्या पता था। सनी काफी हैरानी से रोहित के जवाब का इंतजार कर रहा था। सनी की तो सांसें तेज होने लगी थी। कुछ वक्त लिफ्ट के अंदर खामोशी छाई रही। फिर लिफ्ट जब होटल के टॉप फ्लोर पर पहुंची तो लिफ्ट के दरवाजे ऑटोमेटिक खुल गए। लिफ्ट के ठीक सामने रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स की फौज खड़ी थी। रोहित, सनी और अनिका को देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स बिल्कुल अलर्ट हो गए और एक गार्ड ने अपनी कमर झुकाकर तीनों को लिफ्ट से बाहर आने का इशारा किया। अनिका अभी भी काफी हैरानी से दोनों भाइयों को देख रही थी। धीरे धीरे रोहित ने अनिका को सबसे पहले बाहर निकलने का इशारा किया और अनिका के बाहर जाते ही रोहित ने फिर से सनी का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे लिफ्ट से बाहर ले गया। लिफ्ट के बाहर जाते ही रोहित ने धीमी आवाज में कहा, तुम अंदर जाकर बच्चों के साथ बातें करो, मैं अभी सनी के साथ बात करके आता हूँ। अनिका काफी हैरान थी और अनिका भी सुनना चाहती थी कि आखिर V16 पावर क्या था और सनी V16 पावर ड्रग की डिमांड क्यों कर रहा था। मगर जैसे ही रोहित ने अनिका से ये बात कही, अनिका और रोहित के बिल्कुल पास खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड कहने लगा, आइए मैडम। न चाहते हुए भी अनिका को स्वीट के अंदर जाना पड़ा, मगर अनिका भी वहीं रहकर सुनना चाहती थी कि आखिर सनी और रोहित आपस में क्या बातें करने वाले थे।
मगर अब अनिका जान गई थी कि रोहित अनिका के सामने सनी के साथ कोई बात आगे नहीं करना चाहता था। इसीलिए ना चाहते हुए भी अनिका सिक्योरिटी गार्ड के साथ प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर तक चली गई। लॉक स्क्रीन पर जब अनिका ने अपना अंगूठा रखा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। अनिका अभी भी काफी हैरानी से पीछे मुड़कर रोहित और सनी की ओर देख रही थी, मगर दरवाजा खुलने के बाद अनिका भी अपनी नजरें घुमाकर प्रेसिडेंशियल स्वीट के अंदर चली गई। अनिका के जाते ही रोहित ने सनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद रोहित सनी के साथ स्टेयरकेस के रास्ते टेरेस की ओर जाने लगा। जब एक सिक्योरिटी गार्ड रोहित और सनी के पीछे टेरेस की ओर सीढ़ियां चढ़ने लगा, तब रोहित ने अचानक अपने बढ़ते हुए कदम रोककर उस सिक्योरिटी गार्ड की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा करते हुए कहा, तुम यहीं रुको, मैं सनी के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। सनी जानता था कि रोहित काफी गुस्से में हो गया था। रोहित को इससे पहले सनी ने कभी भी इस तरह से अपने आप पर गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। रोहित लगभग घसीटते हुए सनी को सीढ़ियां चढ़ाकर टेरेस की ओर ले गया। टेरेस का दरवाजा खोलकर रोहित ने सनी को जोर से टेरेस की ओर धकेला। टेरेस का दरवाजा बंद करने के बाद रोहित ने गुस्से से लाल आंखें लिए सनी की ओर देखा और पूछा, अब बताओ मुझे, ये V16 पावर ड्रग के बारे में तुमसे किसने कहा और क्यों चाहिए तुम्हें V16 पावर ड्रग? रोहित तो सनी से पूछना चाहता था कि आखिर नीचे सनी और शर्मिला के बीच में ऐसी क्या बातें हुई थी जिसकी वजह से सनी को शर्मिला को सबके सामने इस तरह से थप्पड़ मारना पड़ा था। मगर सनी को सवाल पूछने पर खुद रोहित को इतना बड़ा झटका लगेगा, ये बात तो खुद रोहित को भी नहीं पता थी। टेरेस पर पहुंचने के बाद रोहित ने सनी से कहा, बताओ मुझे, तुम्हें V16 पावर ड्रग के बारे में क्या पता है और V16 पावर ड्रग लेकर तुम क्या करना चाहते हो? अपने भाई रोहित की बात सुनकर सनी की आंखों से एक के बाद एक आंसू बहने लगे। रोती हुई आवाज में सनी ने रोहित से कहा, भैया, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में ज्यादातर अधिकार कुछ ही लोगों तक सीमित है। क्या गरीबों को इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं? अचानक सनी के मुंह से ये बात सुनकर रोहित चौंक गया। रोहित ने हैरान होकर सनी से पूछा, ये तुम क्या बात कर रहे हो? सनी, तुम होश में तो हो ना? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम V16 पावर ड्रग के बारे में क्या जानते हो और तुम्हें क्यों चाहिए V16 पावर ड्रग? सनी की सिसकियां अब बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे सनी के रोने की आवाज भी बढ़ने लगी थी। सनी ने रोती हुई आवाज में अपने भाई रोहित की ओर देखकर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ भैया कि आपके पास एक ऐसी पावर है जिससे आप किसी को भी बचा सकते हो। वो एक ऐसी पावर है जिसके जरिए आपने एलेक्जेंडर की भी जान बचाई थी। पूरी दुनिया ये बात अच्छी तरह से जानती है कि आपके पास इस तरह की पावर है, मगर आपने वो पावर गरीबों तक नहीं पहुंचने दी, क्योंकि आप नहीं चाहते कि जो पावर आपके पास है वो पावर दुनिया के बाकी आम लोगों तक पहुंचे। मैं अच्छी तरह से जानता हूं भैया कि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। खून का रिश्ता है मेरा और आपका। मगर भैया, सच कहूँ तो मैं आज तक ये बात नहीं जानता था कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आपका भाई हूँ। आपका भाई होने के अलावा मेरे पास और कोई डिग्री नहीं है, मेरी और कोई हैसियत नहीं है। और ये बात मैं अब अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि हमारे होटल में काम करने वाला एक मामूली वेटर भी शायद मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मगर वो मेरी पोजीशन पर सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपका भाई नहीं है। सनी की बातें रोहित को ज्यादा हैरान कर रही थी। हालांकि सनी जो कुछ भी कह रहा था वो बातें काफी ज्यादा सेंसिटिव थी, मगर इस वक्त रोहित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रोहित जानना चाहता था कि आखिर शर्मिला और सनी के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी जिससे शर्मिला को सबके सामने अपने मालिक के भाई को थप्पड़ मारना पड़ा। और अचानक ही उस हादसे के बाद सनी रोहित के पास V16 पावर ड्रग क्यों मांग रहा था? इससे पहले कि रोहित सनी को और कुछ पूछता, सनी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई सख्त आवाज में रोहित के सामने अपने घुटने टेकते हुए कहा, भैया प्लीज प्लीज भैया, वो V16 पावर ड्रग आप मुझे भी दे दीजिए। मैं उस दवाई के जरिए किसी की मदद करना चाहता हूँ, किसी की बर्बाद हो चुकी जिंदगी में फिर से उजाला लाना चाहता हूँ। रोते हुए सनी की सिसकियां बढ़ने लगी थी। सनी ने अपने हाथ जोड़कर रोहित के कदमों में रख दिए। रोहित के समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सनी को क्या हो गया था। सनी को कंधे से पकड़कर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करते हुए रोहित ने कहा,
ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? देखो सनी, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि V16 पावर ड्रग अब इस दुनिया में नहीं है और तुम भूल से भी दोबारा अपनी जुबान पर V16 पावर ड्रग का नाम नहीं लोगे। ये मेरा ऑर्डर है। जैसे ही सनी ने रोहित की ये बात सुनी, सनी का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। अपने दोनों हाथ झटकते हुए सनी ने रोहित से कहा, यही तो मैं कह रहा था ना आपसे भैया, आप पावरफुल सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आप अपने मुकाबले किसी और को पावरफुल होता हुआ नहीं देख सकते। मैं शर्मिला के साथ कुछ दिनों तक रहने के बाद इतना तो समझ गया हूँ कि ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, एक ऊंचा समाज और एक नीचा समाज। नीचे समाज में दुनिया की ज्यादातर आबादी रहती है। एक के मुकाबले करोड़ों होने के बावजूद उनके अधिकार आप जैसे पावरफुल लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आता भैया, अगर आपके पास वो पावर है कि आप किसी इंसान की मदद कर सकते हो, किसी की जान बचा सकते हो, फिर आप वो पावर उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने क्यों नहीं देते? बोलिए भैया, जिस भैया की मैं इतनी इज्जत करता था वो इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? बचपन से लेकर आज तक मैंने आपको ही अपना रोल मॉडल माना था। हाँ, मैं पागल था, नादान था, दुनियादारी की समझ मुझ में नहीं थी, मगर आप तो समझदार थे न भैया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया? अपनी ताकत को दूसरों की कमजोरी कैसे बना सकते हैं? आप प्लीज भैया, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे V16 पावर ड्रग दे दीजिए। जैसे ही सनी ने V16 पावर ड्रग का दोबारा नाम लिया, रोहित ने सनी के गालों पर जोर से तमाचा जड़ते हुए कहा, आज के बाद तुम V16 पावर ड्रग का नाम दोबारा अपनी जुबान पर नहीं लाओगे। तुम नहीं जानते, अगर V16 पावर ड्रग आम लोगों तक पहुंच गया तो इस दुनिया का सर्वनाश कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। तुम जिस चीज को पावर समझ रहे हो वो इस दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। जानते क्या हो तुम पावर ड्रग के बारे में? तुम्हारे मन में ये ख्याल आया ही कैसे? सनी की रोने की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। तभी रोहित ने सनी को दोनों कंधों से कसकर पकड़ लिया और कहा, बताओ मुझे, तुम्हारा किसने ब्रेन वॉश किया है? किसने बताया तुम्हें V16 पावर ड्रग के बारे में? बताओ मुझे। अब तक रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि हो न हो सनी का किसी अनजान दुश्मन ने ब्रेन वॉश किया था ताकि वो रोहित और अनिका से V16 पावर ड्रग हासिल कर सके। रोहित जोर देकर सनी से पूछता रहा कि उससे किसने ब्रेन वॉश करके V16 पावर ड्रग के बारे में रोहित से पूछताछ करने को कहा था, मगर सनी जोर जोर से रोता रहा। तभी अचानक रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। रोहित ने अचानक ही सनी के कंधे छोड़ दिए और हैरान होते हुए सनी की ओर देखकर कहा, क्या उस शर्मिला ने तुमसे V16 पावर ड्रग के बारे में कुछ कहा? रोहित के मुंह से जैसे ही सनी ने शर्मिला का नाम सुना, सनी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी। सनी को ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके शरीर में बह रहा खून अचानक जम गया हो। सनी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित बाहर से जितना शांत नजर आता था, अंदर से वो उतना ही तेज और खतरनाक इंसान भी हो सकता था। बिजनेस में अपने दुश्मनों को किस तरह से रोहित मात देता आया था, ये बात कई बार सनी ने खुद भी विटनेस की थी। V16 पावर ड्रग का नाम सुनने के बाद रोहित ने जिस तरीके से रिएक्ट किया था, वो सनी ने अपनी आंखों से देखा था। सनी इतना समझ गया था कि शर्मिला ने जिस V16 पावर ड्रग की बात कही थी, वो कोई मनगढ़ंत कही हुई सुनाई बात नहीं थी, बल्कि V16 पावर ड्रग एक सच था, जो सच रोहित की आंखों में अभी अभी सनी ने देख लिया था। रोहित ने जिस तरह से V16 पावर ड्रग का नाम सुनने के बाद रिएक्ट किया था, सनी ये जान चुका था कि V16 पावर ड्रग जरूर कोई ऐसा ड्रग था जो रोहित के पास होने की वजह से रोहित अपनी ताकत बढ़ाने में कामयाब हुआ था। मगर शर्मिला के भाई की जान बचाने के लिए अब किसी भी तरह सनी V16 पावर ड्रग को हासिल करना चाहता था। वो V16 पावर ड्रग जो उसके भाई के पास था, सनी बस चाहता था कि वो हाथ बढ़ाए और रोहित उसे V16 पावर ड्रग सौंप दे। ये बात सिर्फ रोहित ही जानता था कि V16 पावर ड्रग अगर आम लोगों में बांट दिया जाए तो वो दुनिया के लिए वरदान से ज्यादा श्राप साबित हो सकता था। मगर ये बातें इस वक्त रोहित के लिए सनी को समझा पाना बेहद मुश्किल था। सनी एक ऐसे इमोशनल टर्ब्यूलेंस से गुजर रहा था जहां वो अपने सोचने समझने की सारी शक्तियां खो बैठा था। मगर ऐसे हालात में भी सनी इतना जानता था कि उसे किसी भी हालत में रोहित तक इस बात का एहसास नहीं पहुंचाना था कि उसे V16 पावर ड्रग शर्मिला के लिए चाहिए था। बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहाते हुए सनी ने रोहित से कहा, नहीं रोहित भैया, इसमें शर्मिला का कोई हाथ नहीं है।
अभी सनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रोहित ने फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए सनी से कहा, तो फिर तुम्हें V16 पावर ड्रग के बारे में किसने बताया? तुम्हें क्यों चाहिए V16 पावर ड्रग, बताओ मुझे। देखो, अगर आज तुमने मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रोहित धीरे धीरे गुस्से से अपने कदम सनी की ओर आगे बढ़ा रहा था। सनी धीरे धीरे टेरेस पर अपने पांव रोहित से पीछे लेने लगा। रोहित किसी भी तरह से जानना चाहता था कि आखिर कौन था सनी के जवान के पीछे, किसकी भाषा बोल रहा था सनी, और सनी किसके लिए V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहता था। बचपन से लेकर आज तक रोहित ने ही सनी को अपने साथ रखा था। रोहित अच्छी तरह से सनी के स्वभाव को जानता था। सनी धीरज या पंकज मारवा की तरह नहीं था, जो हमेशा से ही पावर अपने कब्जे में करने की कोशिश किया करते थे। सनी बेहद सीधा साधा और सरल लड़का था, मगर आज अचानक ही सनी के मुंह से V16 पावर ड्रग की बात सुनकर रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि सनी जो भाषा बोल रहा था वो जबान तो उसकी थी, मगर उसके जबान से निकल रहे शब्द किसी और के थे। सनी किसी और के लिए V16 पावर ड्रग हासिल करना चाहता था। धीरे धीरे रोहित अपनी आवाज तेज करते हुए सनी से पूछता रहा कि आखिर उसे किसने V16 पावर ड्रग के बारे में बताया था। सनी धीरे धीरे अपने पांव पीछे ले रहा था। सनी बार बार रोती हुई आवाज में रोहित से कहता रहा, देखिए भैया, इसमें शर्मिला का कोई कसूर नहीं है। तभी रोहित ने सनी से पूछा, बताओ मुझे, नीचे क्या बातें चल रही थी तुम दोनों के बीच में? शर्मिला ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ क्यों मारा? शर्मिला और सनी के बीच में जो बातें हुई थी वो सारी बातें सनी किसी भी हालत में रोहित को नहीं बता सकता था। सनी शर्मिला से प्यार करता था, उससे शादी करना चाहता था। शर्मिला पैसों के लिए क्या करने लगी थी, ये सारी बातें किसी भी हालत में सनी किसी को नहीं बता सकता था। मगर रोहित जानना चाहता था कि सनी को V16 पावर ड्रग के बारे में किसने बताया था। सनी धीरे धीरे अपने पांव पीछे लेने लगा और रोहित गुस्से से अपने पांव सनी की ओर आगे बढ़ाने लगा। तभी टेरेस के किनारे पर पहुंच चुका सनी अचानक अपना बैलेंस खो बैठा। सनी लड़खड़ाकर सीधे टेरेस के किनारे से टकराया और अपना बैलेंस खोकर टेरेस के किनारे पर बनी छोटी सी दीवार पर जा गिरा। मगर जैसे ही सनी दीवार से टकराया, सनी का पांव एक पाइप में फंसने की वजह से सनी सीधे उछलकर टेरेस की दीवार के दूसरी ओर जा गिरा और वो बैलेंस खो बैठा। रोहित ने सनी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि रोहित का हाथ सनी के शरीर तक पहुंच पाता, सनी का शरीर टेरेस की दीवार के उस तरफ जा चुका था। सनी को टेरेस के किनारे से उस तरफ उछलता हुआ देखकर रोहित के मुंह से चीख निकल गई। इससे पहले कि रोहित अपना हाथ सनी के शरीर तक पहुंच पाता, सनी का शरीर टेरेस के नीचे दीवार को फांद चुका था। देखते ही देखते जहां रोहित खड़ा था, वहां से रोहित को सनी नजर आना बंद हो गया। रोहित के सीने में जैसे जान निकलकर बाहर आ गई थी। रोहित को अब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक से कैसे हो गया था, वो भी उसकी आंखों के सामने। रोहित को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिल पाया था। सनी जब टेरेस से नीचे गिरा, उस दृश्य को देखकर रोहित की जान हलक में आ गई। उसकी सांसें मानो अटक सी गई थी। रोहित उस दृश्य को देखकर बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम गया था, पर अगले ही पल रोहित को एहसास हुआ और वो अपने होश में आया। रोहित दौड़कर टेरेस के किनारे तक पहुंचा और जैसे ही रोहित ने टेरेस के नीचे दीवार से झांक कर देखा, रोहित दंग रह गया। टेरेस के ठीक नीचे और होटल के टॉप फ्लोर पर दोनों तरफ प्रेसिडेंशियल स्वीट बने हुए थे। रोहित और उसका परिवार 1 नंबर के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुके, जबकि 2 नंबर का प्रेसिडेंशियल स्वीट खाली था। टेरेस की दीवार से फिसलकर सनी सीधे 2 नंबर वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस बालकनी में जा गिरा। हालांकि टेरेस के बाद प्रेसिडेंशियल स्वीट के बीच का अंतर सिर्फ एक ही फ्लोर का था, मगर प्रेसिडेंशियल स्वीट एक ड्यू प्ले बंगलो था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। टेरेस से गिरकर सनी सीधे प्रेसिडेंशियल स्वीट की मार्बल फ्लोरिंग से जा टकराया। रोहित जब तक सनी को संभाल पाता या कोई रिएक्शन दे पाता, तब तक सनी अपना बैलेंस खोकर टेरेस से नीचे गिर चुका था। जब एक लंबी चीख के बाद रोहित ने टेरेस से जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सनी जमीन पर गिरा था, उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी और सनी के सिर के नीचे से लगातार खून बहने लगा था। खून देखने के बाद रोहित का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी हालत एकदम से खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या अनहोनी हो गई थी अचानक से, और अब वो क्या करे। रोहित मन ही मन यही सोच रहा था। इसी बीच उसका ध्यान सनी के ऊपर गया, जिसके सिर से
नीचे से खून बहने लगा था। सनी की ऐसी हालत देखकर एक ही पल में रोहित समझ चुका था कि वो अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। रोहित तेजी से दौड़कर टेरेस से निकलकर स्टेयरकेस से तेजी से उतरते हुए प्रेसिडेंशियल स्वीट की लॉबी में पहुंचा। रोहित को इतने तेजी से लॉबी में आते हुए देखकर रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैरान रह गए। रोहित ने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से 2 नंबर वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खोलो, जल्दी करो। इतना कहकर रोहित हड़बड़ाने लगा। रोहित को इस तरह से पहले उसके गार्ड्स ने नहीं देखा था। वो रोहित को इस तरह परेशान और हड़बड़ाता हुआ देखकर सोच में पड़ गए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इतना पैनिक क्यों हो रहा था। रोहित के चेहरे पर इससे पहले उन लोगों ने कभी इतनी घबराहट नहीं देखी थी। सिक्योरिटी गार्ड्स के पास प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 की चाबी नहीं थी। चाबी नीचे रिसेप्शन पर होती थी। एक मास्टर की कार्ड के जरिए ही पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के किसी भी कमरे को अनलॉक किया जा सकता था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अगर सनी को बचाने की कोई उम्मीद भी बाकी थी तो उसे जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट देना जरूरी था। इस कारण से रोहित सनी के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि सनी उससे दूर हो जाए। आज तक रोहित की सनी के साथ कई सारी यादें जुड़ी हुई थी। इस वक्त रोहित की आंखों के सामने वो सारी पुरानी यादें ताजा होने लगी थी। उन यादों को याद करके रोहित इस वक्त कमजोर नहीं बनना चाहता था। वो बस किसी भी तरह से सनी को बचाना चाहता था और उसके लिए रोहित को सनी के पास जाना था। रोहित प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे के पास पहुंचा तो जोर जोर से दरवाजे को लात मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। हालांकि रोहित खुद भी जानता था कि प्रेसिडेंशियल स्वीट या होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के किसी भी कमरे का दरवाजा इतना नाजुक नहीं होता था कि किसी के मारने से इतनी आसानी से खुल जाए। अपनी ही बनाई हुई होटल में रोहित अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। रोहित जोर जोर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। वहीं आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इतने बेचैनी से प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 का दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों कर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने आगे आते हुए रोहित से कहा, सर क्या हुआ है आपको? आप इस तरह से क्यों दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप जरा 2 मिनट रुकिए, मैं रिसेप्शन पर जाकर इस प्रेसिडेंशियल स्वीट की मास्टर की लेकर आता हूँ। अपने सिक्योरिटी की बात सुनते ही रोहित ने चिल्लाकर उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कहा ना तुम लोगों से, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, जल्द से जल्द इस दरवाजे को खोलो। रोहित के आदमियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से इतने मजबूत दरवाजे को खोल सकते थे। रोहित की भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने मजबूत दरवाजे को इतनी जल्दी तोड़ा कैसे जा सकता था। तभी अचानक रोहित की नजर अपने आसपास खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स की गन पर पड़ी। रोहित ने तुरंत उस गन की ओर इशारा करते हुए अपने आदमियों से कहा, एक काम करो, स्टार्ट शूटिंग एट द डोर। दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू करो। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स रोहित के इस बात को सुनकर हैरान हो गए, मगर जब रोहित ने देखा कि उसके आदमी उसके ऑर्डर्स मिलने के बावजूद एक्शन नहीं ले रहे थे तो रोहित ने जोर से चिल्लाते हुए उन लोगों से कहा, कम ऑन स्टार्ट शूटिंग। रोहित के आदमियों ने इससे पहले जिंदगी में रोहित को इतना चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा था। रोहित की हालत देखकर वो समझ चुके थे कि जरूर सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस थी और इसलिए रोहित इस तरह से बर्ताव कर रहा था। रोहित के ऑर्डर मिलते ही 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी बंदूक निकाली और एक के बाद एक दनादन प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि प्रेसिडेंशियल स्वीट की लॉबी से होते हुए बुलेट की आवाज पूरे होटल में गूंजने लगी। नीचे कंट्रोल रूम में बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स ने जब गोलियों की आवाज सुनी तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म ऑन कर दिया। इमरजेंसी अलार्म के ऑन होते ही होटल में जोर जोर से सायरन बजने लगा। रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स एक के बाद एक प्रेसिडेंशियल स्वीट के रूम नंबर 2 पर गोलियां चला रहे थे, मगर प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा इतना ज्यादा मजबूत था कि इतनी आसानी से वो टूटने वाला नहीं था। गोलियों की जोरदार आवाज और सायरन के बजते ही प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 1 में बैठी अनिका और तीनों बच्चे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। अनिका ने गोलियों की आवाज सुनी थी। अनिका हालांकि ये तो नहीं जानती थी कि गोलियां क्यों एक के बाद एक बरसाई जा रही थी, मगर अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि वो इस वक्त किसी भी हालत में दरवाजा खोलने का रिस्क नहीं ले सकती थी। अनिका को किसी भी हालत में तीनों बच्चों को किसी भी तरह से खतरे से दूर रखना था। जब बच्चे हैरान परेशान होकर प्रेसिडेंशियल स्वीट के मेन डोर की ओर जाने लगे तब अनिका ने चिल्लाते हुए बच्चों से कहा,
रुक जाओ, दरवाजा मत खोलना। तभी अलेक्जेंडर ने अनिका की ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा, मम्मा, डैड बाहर हैं और बाहर फायरिंग हो रही है। अनिका भी गोलियों की आवाज और सायरन को सुनकर काफी ज्यादा परेशान थी, मगर वो बच्चों की जिंदगी के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित इस वक्त कमरे से बाहर था और उसकी जान खतरे में थी, मगर जहां सवाल बच्चों की सेफ्टी का आता था, अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि सबसे पहले ऐसी हालत में उसे बच्चों की सिक्योरिटी देखनी थी। अनिका ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए अलेक्जेंडर से कहा, मैंने कहा न तुमसे, कोई दरवाजे के पास नहीं जाएगा। यादाश्त खोने से पहले भी अनिका ने कभी बच्चों को इस तरह से चिल्लाकर नहीं डांटा था। बच्चे जान गए थे कि अनिका भी काफी घबरा गई थी और बच्चे की सेफ्टी को लेकर वो काफी परेशान थी। तभी आर्यन ने दिमाग लगाते हुए अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, ठीक है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मगर हम सब इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि बाहर क्या चल रहा है। अनिका भी देखना चाहती थी कि आखिर बाहर क्या हो रहा था, इसलिए आर्यन की बात मानते हुए अनिका दरवाजे की दीवार के पास गई और अनिका ने मेन डोर से लगा सीसीटीवी कैमरा ऑन कर दिया। स्क्रीन पर साफ साफ नजर आ रहा था कि रोहित सिक्योरिटी गार्ड्स की भीड़ के बीच खड़ा था और सिक्योरिटी गार्ड्स सामने वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर एक के बाद एक गोलियां बरसा रहे थे। जब बच्चों ने और अनिका ने देखा कि रोहित बिल्कुल सही सलामत था, तो एक तरह से उन्होंने राहत की सांस ली, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित सामने वाले प्रेसिडेंशियल स्वीट के दरवाजे पर इस तरह से अपने आदमियों के जरिए गोली क्यों बरसा रहा था। अनिका बड़े ही ध्यान से वीडियोज में नजर आ रहे दृश्य को देखने लगी। कुछ देर बाद अनिका ने बच्चों को इशारे से दरवाजे से दूर रहने के लिए कहा और धीरे से अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने की आवाज सुनते ही रोहित दौड़कर अपने परिवार के प्रेसिडेंशियल स्वीट के पास गया और जब रोहित ने अनिका को दरवाजे पर देखा तो रोहित ने तेज सांसें लेते हुए अनिका से कहा, देखो अनिका, तुम इस वक्त बच्चों के साथ अंदर ही रहना, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चों को बाहर मत आने देना। रोहित को इतना घबराया हुआ देखकर अनिका भी काफी हैरान हो गई। अनिका ने दबी हुई आवाज में रोहित से पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, और सनी कहाँ है? सनी तुम्हारे साथ ही था ना? सनी का नाम सुनते ही रोहित के चेहरे का रंग और भी ज्यादा फीका पड़ गया। रोहित की सांसें तेज चल रही थी, मगर रोहित ने अपनी नजरें झुका ली थी। रोहित के एक्सप्रेशन को देखकर अनिका समझ गई थी कि कहीं न कहीं सनी के साथ कुछ गलत हुआ था। अनिका ने दोबारा रोहित से पूछते हुए कहा, बताओ, कहाँ है सनी, क्या हुआ है उसे? सनी का नाम अनिका के मुंह से सुनते ही तीनों बच्चे भी काफी ज्यादा अलर्ट हो गए। अब बच्चों की धड़कनें भी धीरे धीरे तेज होने लगी थी। उन्हें भी एक तरह से इंट्यूशन हो गया था कि जरूर उनके चाचू सनी के साथ कुछ गलत हुआ था। जब बच्चे दौड़कर दरवाजे के पास आए तो रोहित ने अनिका और बच्चों की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, तुम लोग प्लीज यहीं पर रहना। बात यह है कि सनी के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसे जल्दी अस्पताल लेकर जाता हूँ और वहाँ से फोन करता हूँ, मगर प्लीज तुम लोग यहीं पर रहना और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित की घबराहट देखकर बच्चों के चेहरे पर घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। बच्चे समझ चुके थे कि सनी चाचू के साथ कुछ बहुत गलत हुआ था। तभी रिया ने अपनी आवाज तेज करते हुए रोहित से पूछा, डैड, क्या हुआ है सनी चाचू को, वो ठीक तो है ना? मगर इससे पहले कि रोहित अपने परिवार की किसी बात का जवाब दे पाता, रोहित के पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा, सर, दरवाजा खुल गया है सर। अपने आदमी की बात सुनते ही रोहित ने कहा, इस प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा बंद कर दो, मैं अभी आता हूँ। ये कहने के बाद रोहित ने अपने आदमियों को इशारा किया और उसके आदमियों ने प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 1 का दरवाजा बंद कर दिया। रोहित दौड़कर प्रेसिडेंशियल स्वीट नंबर 2 के टेरेस गार्डन की ओर गया। रोहित जब तक वहां पहुंचा, रोहित ने देखा कि सनी की आंखें पूरी तरह से बंद थी और सनी के सर के पीछे के हिस्से से काफी खून बह चुका था। सनी की ऐसी हालत देखकर रोहित का दिल बैठ गया। रोहित को पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर रोहित जानता था कि इस वक्त उसे होश से काम लेकर जल्द से जल्द सनी को हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। जब रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सनी की हालत देखी तो तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने प्रेसिडेंशियल स्वीट में पड़े एक मोटी सी चादर का स्ट्रक्चर बना लिया और 4 लोग रोहित के पास आकर रोहित से कहने लगे, सर, हमें सनी सर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। जब कुछ लोगों ने सनी को उठाकर उस मोटी चादर से बनाई स्ट्रेचर पर रखा, तब रोहित ने देखा कि सनी की बॉडी में किसी भी तरह की कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही थी।